हाँ जी, अब ठीक है। देखो क्या है कि सबसे पहले जैसे मानो कि एक एस्पिरेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि आज एक बड़ा ब्यूटीफुल सा मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे कि पढ़ने को सब कहते हैं लेकिन पढ़ना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। और मुझे ये बात काफी हद तक मतलब मुझे ये टच कर गया अंदर की, यार ये बात तो लड़के ने सही बोला है कि पढ़ने को तो सभी कहते हैं लेकिन पढ़ना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पे पढ़ना कैसे है क्या है वो तो मैं रोज की वीडियो में बताते ही रहता हूँ। कल की वीडियो अगर आप मेरी देखोगे तो आधे घंटे तक इसी बात पर चर्चा हुई थी कि आपका आने वाले 30 दिन 60 दिन 90 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। शुरू के 1 महीने आपको क्या करना है, फिर 2 महीने में क्या करना है, फिर 3 महीने में क्या करना है। उसी तरीके से क्या होता है कि एक बच्चे को है ना मॉक टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा डाउट होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मॉक टेस्ट की जो मुहिम है ना ये मैं पूरे भारत में फैला सकूं, ठीक है। जनरली क्या होता है, आप मेरी बात को ऐसे समझना कि जनरली ऐसा होता है कि जब भी परीक्षा आ रहे होते हैं तब अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरीके से कोई 10 दिन 10 पेपर करवाता है, कोई 5 दिन 5 पेपर करवाता है। वो बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी की कोई बुराई नहीं है। लेकिन तब तक ऐसे समझ लो कि बाद बचता है क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात मुझे अच्छे से पता है कि अगर आपको सीजल निकालना है, अगर आपको बढ़िया तरीके से रैंक लेकर आना है ना दोस्त मेरे, तो आपको शुरू से ही मॉक टेस्ट की आदत लगानी पड़ेगी। 90% बच्चे जो होते हैं जो विलेज एरिया से होते हैं, रिमोट एरिया से होते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब से क्लास अटेंड करते हैं, दूसरों की स्ट्रेटजी देखते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट वहां पर एक चीज भूल जाते हैं कि खुद की प्रैक्टिस तो छूटी गई ना। अगर किसी ने कहा कि लूसेंट बहुत बढ़िया किताब है, आप लूसेंट से पढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन सर एक बात बताओ, आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस कहां किया? और प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको वो कांसेप्ट पक्का कहां हुआ? नहीं हुआ ना। यही तो कमी थी जहां पर आप मात खा गए। आप लास्ट के 10 दिन 10 मैराथन ज्वाइन करते हैं, 5 दिन 5 पेपर ज्वाइन करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस बात को समझिए, जब तक आप अपने हाथ में कलम उठाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बेनिफिट नहीं होगा। और रोज ये बात मैं आपको बताने आऊंगा। बात करते हैं देखो यहाँ पर मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझो। जैसे मानो कि मैं अगर आपको बोलूं कि मॉक टेस्ट से लेकर कुछ बातें होती हैं जो एक स्टूडेंट के मन में होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हो गया कि व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना चाहिए? आपके हर एक जवाब का है ना, हर एक सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। और क्यों जवाब दे सकता हूं? क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि ये जो सफर है ना, जो आपका सीजल का एस्पिरेंट से लेकर आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट तक का सफर है, इस सफर को मैंने तय किया है। इसलिए मुझे पता है गड्ढे कहां पर है, ऊंचाई कहां पर है, कीचड़ कहां पर है, कमल कहां पर है। एक एक बात मुझे बात पता है। इस वजह से मैं आपको इस तरीके से बेहतर वे में गाइड कर सकता हूं। खुद का मेरा प्री का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1000 से ऊपर मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, तभी मैं भी अपने स्कोर को 80 से लेकर 185 तक लेकर गया था, ठीक है। ये 80 से 185 एक दिन में नहीं आए थे, इसमें आने में भी वक्त लगा था, ठीक है। जो मेरा पेपर में रॉ स्कोर है ना, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, वो एक दिन में नहीं आए थे। उसके लिए बहुत ऐसे मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, उसके लिए बहुत ऐसी रणनीति अपनाई थी। साम दाम दंड भेद चारों नीति अगर एक स्टूडेंट के अंदर है तो समझ लो वो इस दौर का चाणक्य है और वो इस दौर का जो है अभिमन्यु भी है, जो इसको तोड़ पाएगा, क्रैक कर पाएगा। लोग कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, सर आप तो थोड़ा सा बच्चों को दूसरे दिशा में लेके जा रहे हो। दूसरे दिशा में लेके नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी रणनीति सही है तो ही आप विनर होंगे। मैं हमेशा गुरुकुल में जब पढ़ाता हूं मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखो तुम्हारा ये रदरफोर्ड वाला मॉडल अगर तुम्हें याद होगा तो इसके अंदर 10,000 इलेक्ट्रॉन को फेंका गया, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक ही जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वापस, सॉरी प्रोटॉन, वो वापस आया। तब जाकर पता चला कि अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। उस 10,000 में सिर्फ एक बंदा रिवर्ट बैक कर गया। सेम कहानी है यहाँ पर सीजल में। भरने वाले जो हैं वो 20-22 लाख 25 लाख लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं, अलग अलग जगह भटक रहे हैं, लेकिन भैया 10,000 में सिर्फ 10,000 ही सीटें हमारे पास हैं। सिर्फ और सिर्फ 10,000 सीटें और उसी 10,000 लोग क्वालीफाई करते हैं। यानी जिसके पास सही रणनीति नहीं है वो यहां तक सिलेक्शन तक पहुंचेगा नहीं, ठीक। क्योंकि अभी आपके मन में पता है क्या आएगा? अभी आपके मन में, मैं दिल से बताऊं तो अभी आपके मन में आएगा, सर किसी भी करके है ना सर प्री निकलवा दीजिए। अरे भाई मैं जानता हूं प्री निकालोगे, चलो एक बात बताओ, उसके बाद क्या करोगे? मेंस के लिए क्या करोगे? फिर मेंस के लिए चैनल खोजोगे, क्या करना है, या किसी का कोर्स लोगे? यही तो दो ऑप्शंस होते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम शुरू से ही इस लेवल का पढ़ाई करें कि हमारा प्री भी हो जाए और हमारा मेंस भी हो जाए? और उसके लिए एक वेल एजुकेटेड प्रॉपर प्लान बनाकर हमें जो है चलना पड़ेगा। एक वेल मैनर तरीके से जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा अपने रूटीन को। हमें हर एक बात, अपने डिसीजंस को बार-बार सोचना पड़ेगा। अगर हमारी जीएस वीक है तो जीएस की रणनीति बनानी पड़ेगी, वोकैब है तो वोकैब की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इससे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों की जिसका आंसर मैं देता हूं। और ये बातें कौन है? ये बातें वो हैं जो एक एस्पिरेंट के मन में होता है, ठीक। जैसे सबसे पहला सवाल क्या होता है कि सर मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना चाहिए? जो भी बात बोलता हूं संडे के सेशन में आप लोगों को पता है सीधा दिल से निकलता है, कोई फिल्टर बात नहीं होती है, किसी का कोई प्रमोशन नहीं होता है। हमेशा यही कोशिश होती है कि उससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा भला किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग अ मॉक टेस्ट। अब देखो क्या होता है कि मेरे पास अलग-अलग तरह के बच्चों का फोन आता है और अलग-अलग तरह के बच्चे फोन करते हैं और सबका हम एक इलाज नहीं दे सकते ना भाई। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, मानो जिसको बुखार है उसको बुखार की दवा देगा, जिसको खांसी है उसको खांसी की दवा देगा। एक दवा तो होगा नहीं कि हर किसी को वही दवा चिपका दिया। तो सेम कहानी यहां पर भी होती है कि व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। जैसे मानो जो बच्चा अभी 12th पास करके आया है, जिसका टारगेट सीजीएल है, तो उसको आराम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर जोर देना चाहिए। कम से कम 1 साल तो उसको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे जोर देना चाहिए। जैसे उसका 50 to 70% सिलेबस खत्म हो जाता है तब उसको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिंदगी का जो डायलेमा होता है ना, वो पता है क्या होता है? जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके मन में ये लगता है यार 10 दिन से तो परसेंटेज ही पढ़ रहा हूं और मेरा दोस्त जो है वो मॉक टेस्ट दे रहा है, उसके 120 140 बन रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर हर जगह देखो तो लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, और मैं तो अभी सिलेबस ही खत्म कर रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं मॉक टेस्ट दूं या मैं अपना सिलेबस खत्म करूं? आज आधे घंटे के स्टूडेंट से बात हुई, इतना वेल कनेक्टेड मैं स्टूडेंट के साथ हो पाता हूं, यही रीजन है क्योंकि वो समझते हैं जो मैं कहता हूं, उनकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समझता हूं, जड़ तक जानता हूं। बच्चा फोन करेगा ना, तुरंत उसकी 10 बीमारी है उसको बता दूंगा, ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, वो समझ जाता है कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो वही बात है कि मॉक टेस्ट की अगर बात आती है ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस खत्म करो और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करो, ठीक। अब ये नहीं रहेगा कि भैया 4 साल तक सिलेबस को ही कंटिन्यू कर रहे हो, पंचवर्षीय योजना बना के, ये काम मत करना। सिलेबस को थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाते रहो और संडे टू संडे मॉक टेस्ट देते रहो। जैसे सिलेबस फिर आगे बढ़ेगा, फिर अल्टरनेट डेज पे मॉक देते रहो और फिर थोड़ा सा और सिलेबस आगे बढ़ेगा तो फिर उसके बाद क्या करना, रेगुलर बेसिस पे मॉक देते रहना। साथ में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या किसी को प्रीवियस ईयर के साथ मॉक टेस्ट शुरू करना चाहिए? जैसे आज एक स्टूडेंट का फोन आया, उसने कहा कि सर अलग-अलग यूट्यूब चैनल में देखता हूं सब कोई बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का मॉक लगा, प्रीवियस ईयर का मॉक लगा। सर प्रीवियस ईयर के तो मॉक लिमिटेड है और प्रीवियस ईयर का मॉक देते हैं तो 120 नंबर आते हैं और टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, बायचूज हो गया, इनके मॉक जब हम देते हैं तो सर 90 नंबर आते हैं। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। प्रीवियस ईयर का जो मॉक टेस्ट होता है वो थोड़ा आसान होता है, थोड़ा हल्के लेवल का होता है। साथ में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के मॉक में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसलिए क्योंकि मैं उसी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूं, वही सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। जिस दिन मैं इरेलेवेंट पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपके दोनों मॉक में बराबर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरा ओरिएंटेशन हमेशा से रहता है कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। तो वही बात आ जाती है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर से, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस होती है? कभी नहीं। प्रीवियस ईयर एक पैटर्न बताता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओगे
करोगे तो आपको एवरेज का क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटिव मिलेगा। लेकिन वहीं किसी कंपनी का बनाया हुआ खुद का कोई मॉक टेस्ट लगाते हो तो हो सकता है उनका ज्योमेट्री टफ मिले और उनका एवरेज उतना टफ ना मिले। तो इसका मतलब क्या हमें उस कंपनी का मॉक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मॉक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि अगर ये पैटर्न पिछले 1 साल से चलता आ रहा है तो यही पैटर्न अगले 2 सालों तक चलता आएगा, ऐसा कहीं पर नहीं होता। पैटर्न बदल सकता है। 2017 का पेपर देखेंगे तो वो कंसेप्चुअल था, 2018 का पेपर देखेंगे वो कैलकुलेटिव था। दोनों में फर्क आया समझ में? तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने उस तरीके से अनुरूप में ढालना होगा। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर के साथ स्टार्ट करो, 2-3 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का लगाओ जिससे एक आइडिया मिले, लेकिन उसके बाद किसी भी कंपनी का कोई भी मॉक टेस्ट हो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि प्रीवियस ईयर ही लगाना है। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाओगे तो प्रीवियस ईयर के करंट वाले सेक्शन में आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। अगर आज मैं बैठूं 2018 का पेपर देना तो जाहिर सी बात है मैं 100 सवालों का मॉक नहीं दे रहा, मैं कम से कम 95 सवालों का मॉक दे रहा हूं, क्योंकि वो जो 5 करंट अफेयर है वो 2018 के हैं, अभी के नहीं है। और मैं करंट अभी का पढ़ रहा हूं तो इसके अनुसार मुझे अभी का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जो रिसेंट के हैं, ताजे हैं, नए हैं, पुराने नहीं है। उसके बाद क्या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्विज लगाना चाहिए? जी हां भाई साहब, बिल्कुल लगाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। क्यों लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मानो कि मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मेरा जीएस अधूरा है, मेरा रीजनिंग अधूरा है और बाकी मेरे सब्जेक्ट थोड़े कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाकर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा? ऐसा नहीं है। अगर आपका मैथ्स में, मैं बोलता हूं कि सिर्फ मैथ्स में अगर आपका परसेंटेज खत्म हो गया ना और कहीं से आपको 50 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का परसेंटेज का मॉक टेस्ट मिल जाता है, तुरंत लगा लो। उससे क्या होगा, कंसेप्ट और ज्यादा सुपर से ऊपर हो जाएंगे। एक तो आपने सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं जिस भी टीचर से आपने पढ़े हैं, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रखी है, बस सेक्शनल मॉक देते जाओ। तो ये जो सफर होता है ये सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी चढ़ता है। जैसे पहले क्या होता है, हम सेक्शनल मॉक देते हैं, फिर सेक्शनल के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज मॉक देते हैं, और फिर उसके बाद तब हम उतर कर आते हैं सीधा का सीधा किसमें, तो 100 सवालों के जंग में। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही बंदूक लेके चले गए बॉर्डर पे लड़ाई करने, ऐसा नहीं होता। पहले बंदूक चलाना आना चाहिए, पिस्टल चलाना आना चाहिए, ग्रेनेड चलाना आना चाहिए, तब ना जाओगे भैया बॉर्डर पे लड़ने। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद होता है एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल में नेसेसरी और नॉट, अभी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि मॉक की एनालिसिस जो है वो कितनी जरूरी है। और उसके बाद कितने मॉक टेस्ट किसी को देने चाहिए, तो ऐसा कहीं पर फिक्स नहीं है। जिस तरह की बीमारी होती है उस हिसाब से दवाई की डोज होती है। किसी की अगर फीवर बहुत ज्यादा है तो पैरासिटामोल 650 mg का लेता है, किसी का फीवर कम है तो 500 mg का लेता है, किसी का और कम है तो 250 mg का लेता है। सेम वही तरीके से बात अगर बोले, किसी स्टूडेंट का भी सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं है तो वो हफ्ते में मॉक टेस्ट 1 लगाए। ठीक, किसी का सिलेबस थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है तो वो अल्टरनेट डेज पर बेसिस पे मॉक लगाए, और जिसका सिलेबस पूर्ण तरीके से कंप्लीट है तो वो अपना रिवीजन तो करता ही करता रहे, साथ में डेली बेसिस पर मॉक लगाए। तो आप इसमें देख लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, कैटेगरी यहां पर आना, आप देखो ऐसा बुरा मत फील कर लेना कि सर बोले किस कैटेगरी में आते हो। अरे सर तुमको कैटेगरी बोलने का मतलब ये है, जाहिर सी बात है ना, 2 महीना पहले तैयारी करो, पूरा सिलेबस तो खत्म नहीं किए होगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट है तो उस आधार पर अपने मॉक टेस्ट को जो है वो बांटो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट के दूसरे में कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं मॉक टेस्ट के। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार होती है। 2 चीजें होती हैं, ठीक है, पुष्पा का डायलॉग सुना है ना, फ्लावर नहीं फायर, तो बस वही बात है यहाँ पर, ये भी फ्लावर नहीं है, फायर है फायर। मॉक टेस्ट से क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो आपका ये बुलेट ट्रेन वाला स्पीड आपको मिलता है। अभी आप लोग जब मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे ना तो आप लोगों के साथ ऐसा कहानी होगा कि आप मैथ लगा पा रहे हो, आप इंग्लिश लगा पा रहे हो, आप रीजनिंग लगा पा रहे हो, आपका इंग्लिश छूट जाएगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट को और कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है कि आपका जो है रीजनिंग तो कंप्लीट होगा लेकिन आप आखिरी तक 100 सवालों तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर उसके बाद ऐसे होगा 100 सवालों तक पहुंचोगे ना तो उसके बाद पहुंचने को तो पहुंच गए लेकिन गलतियां ज्यादा होंगी। तो ये मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करोगे, ये जो आपका स्पीड है उसको कैसे कंट्रोल में करके लेके आओगे? तो इसके लिए 2 ही काम होता है। एक तो होता है कि आप बड़ी शिद्दत से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, और दूसरा होता है कि आप मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, कैलकुलेशन की रफ्तार बढ़ती है, माइंड के ऊपर प्रेशर आता है कि 1900 सवालों को लिमिटेड टाइम के अंदर करना है, और तब आप बुलेट ट्रेन वाली स्पीड जो है वो अचीव कर पाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन का माहौल देता है थोड़ा बहुत। क्या होता है कि अगर मैंने इसके पहले कभी लाइफ में मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है और मैं सीधा का सीधा पहुंच गया वहीं पर जाकर पेपर देने, तो मेरे पास नर्वसनेस मिलेगा, 100 तरह की बीमारियां मुझे लग जाएंगी वहां पे। इसलिए उसके पहले मॉक टेस्ट देना होता है ताकि वो जो एग्जाम में 100 किलो का प्रेशर पड़ रहा है ना दिमाग के ऊपर, वो 10 किलो का ही पड़े, 90 किलो खत्म हो जाए। ठीक, तीसरी बात करते हैं यहाँ पर, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आता है। यार अभी जो है एक तरीके से देखो, जब आप अभी मॉक टेस्ट के दौरान में आपके अटेम्प्ट 80 हैं, 85 हैं, तो एक तरीके से पहले से ही आप इस कॉन्फिडेंस में लेके चलते हो कि चलो पेपर अगर मेरा खराब से खराब भी जाएगा ना तो कम से कम 75 सवाल तो करके आऊंगा, और अगर अच्छा चला गया तो 95 अटेम्प्ट तो मेरे होंगे ही होंगे। तो वो आप ही को पता होता है कि आपके अटेम्प्ट अभी राइट नाउ कितने चल रहे हैं। जैसे शुरू करोगे तो 60 पर अटेम्प्ट रहेगा, फिर उसके बाद 70 पर आएगा, फिर उसके बाद 80 पर आएगा, फिर उसके बाद 85, इस तरीके से अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। यही एक पैरामीटर होता है। जैसे मानो कि आप एक तरीके से गाड़ी का एवरेज किस बेसिस पे चेक करते हो कि गाड़ी कितना का माइलेज दे रही है, कितना का नहीं, तेल भरवाते हो, दूरी कुछ तय करते हो तो पता चलता है। तो आप अपना कैसे माइलेज चेक करोगे कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, वो ये चेक करने का तरीका है मॉक टेस्ट। समझ में आ गया बात? यहाँ पे गाड़ी कितने की रफ्तार में चल रही है वो स्पीडोमीटर बताता है, आपकी रफ्तार सीजल को लेकर कितनी है वो आपका मॉक टेस्ट बताता है, साफ और सरल भाषा में। वीडियो को हर जगह 2 शेयर कर दो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना तो रिमाइंडर ऑफ इनकम्प्लीट सिलेबस आपको टिक 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 देते जाता है। जैसे मानो यहाँ पर सुबह अगर आप उठो, ठीक है, अलार्म क्यों लगाते हो? अलार्म इसलिए लगाते हो ताकि सुबह जल्दी से उठ पाओ। ट्रेन है अगर तो ट्रेन छूटे ना, बस है तो बस ना छूटे। तो अगर आपका कोई अलार्म है आपकी तैयारी को लेकर तो वो अलार्म आपका मॉक टेस्ट है। ये एक ऐसा अलार्म है जो समय दरमियान आपको बताते रहेगा कि आपकी अभी कितना सिलेबस बाकी है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरे जीएस में बने 7 नंबर या 8 नंबर या 10 नंबर, तो ये मॉक टेस्ट मुझे बताएगा कि बेटा देख बात ऐसी है, अभी तुझे जीएस पर बहुत ज्यादा काम करना है, तुम्हारे पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तुम्हारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तुम्हारा बायोलॉजी खत्म है, ठीक है, उसमें भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, यानी तुम्हारा जो है सिलेबस इनकम्प्लीट है। और सिलेबस इनकम्प्लीट है तो कायदे से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लो, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि इट इज ऑलवेज द रिमाइंडर ऑफ योर सिलेबस इनकम्प्लीट सिलेबस। मॉक टेस्ट नहीं दोगे हमेशा लगेगा सिलेबस तो कंप्लीट था, कोई दिक्कत की बात है नहीं, अरे परसेंटेज आता ही है, रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। जब मॉक टेस्ट देते हो तो पता चलता है रीजनिंग में तो स्कोर 35 बन रहा है, इसका मतलब और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर और लगाने की जरूरत है। मुझे जो ज्ञान आता है उतना पर्याप्त नहीं है मेरे इस प्रतियोगिता के एग्जाम के लिए, मुझे और ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है, मुझे और तरीके सीखने की जरूरत है, और ये सबसे बेस्ट रिमाइंडर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है कि आइडेंटिफाई योर वीक एंड स्ट्रांग एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मानो कि आप 4 मॉक टेस्ट दिए और 4 मॉक टेस्ट में आपने एक चीज देखा कि यार मेरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन बार-बार गलत हो रहा है लेकिन मेरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस गलत नहीं हो रहा। इसका मतलब उसने आपको ये बता दिया कि भाई देखो तेरा जो स्ट्रांग एरिया है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस है, लेकिन जो तुम्हारा वीक एरिया है वो वीक एरिया तुम्हारा ज्योमेट्री है। इसका मतलब तुम एक डायरी लो और डायरी लेकर अपने वीक एरिया को नोट करो और इसके बाद तुम सबसे पहले अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो उस टॉपिक को कंप्लीट करो। समझ में आया? तो ये बातें ध्यान रखनी है।
ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं कि राइट अप्रोच क्या होता है। तो राइट अप्रोच आपका मॉक टेस्ट को ये लेकर होता है कि आप रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देते रहें, इससे तलाक ना ले ले, डाइवोर्स ना ले ले, ठीक है। प्यार मोहब्बत मॉक टेस्ट के साथ बना रहना चाहिए। जैसे उसको दिन में एक बार फोन कर ही लेते हो, वैसे इसको भी कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर याद कर लेना। ऐसा नहीं कि कनेक्शन ही छोड़ दिया और इंडिया पाकिस्तान बन गए, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। बराबर का प्यार देना है मॉक टेस्ट को, ताकि ये आपको उल्टा बहुत ऊंचाइयों तक उठाकर लेकर जा सके। देखो यार, वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आगे की बात बताऊंगा नहीं। 1000+ लाइव चाहिए दोस्त। ये एक ऐसी गोल्डन बातें होती है ना जो आपको कोई पढ़ाते वक्त नहीं बताता है। आप मुझे एक यूट्यूब चैनल बात बता दो जो पढ़ाने के वक्त आपको ये सारी बातें बताते हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मैं इस सफर को होकर गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि इस सफर का महत्व क्या है। क्या दिक्कत है यार, आएंगे 15 सवाल अपन भी कराएंगे, चले जाएंगे। बच्चों को क्या फर्क पड़ता है बताने की जरूरत की देखो बेटा ऐसे मॉक टेस्ट देते हैं, ये कमियां आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। यार मुझे पता, हर बच्चा परेशान है, हर बच्चा दुखी है। कहा ना कि सब बोलते हैं सर पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना कैसे है कोई ये नहीं बताता है। सब बोलते हैं मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। तो बता रहा हूं, अब जब बता रहा हूं तो हर जगह शेयर चाहिए, हर जगह पर शेयर चाहिए, एक हक से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तुरंत व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो भाई, जितने लोग देखेंगे खुशी होगी मुझे। हर जगह पर शेयर कर दो भाई, 1000+ लाइव अभी तुरंत के तुरंत, ठीक है। चलो एक और बात ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरी बात, जो बच्चे गांव से रहते हैं जिनके पास मोबाइल है लेकिन लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो आप अभी मोबाइल से ही आदत लगा सकते हो मॉक टेस्ट को देने की। अभी मोबाइल से ही कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 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 धीरे धीरे आदत लगेगी तो अपने पेपर के पहले साइबर कैफे में जाकर कुछ मॉक टेस्ट दे देना, और बाकी बच्चे जिनके पास लैपटॉप है वो दनादन लैपटॉप से ही प्रैक्टिस करें, मोबाइल की आदत में ना आए, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पर एक जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको लाइफ में खुद मैंने फॉलो किया था, ये मेरा सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, और ये क्या है वो समझ लो, ठीक है। इसको मैंने खुद फॉलो किया था, ये समझ लो। अब ये क्या है वो समझो। जैसे मान लो क्या होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे पूछते हो कि सर आपने जो ये स्मार्ट अप्रोच डेवलप किया, ये स्मार्ट अप्रोच कैसे डेवलप किया, मुझे ये बताओ सर। कैसे आपने इतने सारे स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट टेक्निक्स डेवलप कर लिए, कहां से पढ़ा, कौन सी किताब से पढ़ा? तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी किताब से पढ़ा। यहां पर बैठ के क्या होता था कि मॉक टेस्ट हमने दे दिया। अब मॉक टेस्ट देने के बाद मैं तसल्ली से बड़े बैठूंगा वहां पे, और बैठने के बाद उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा कि यार ये जो एवरेज का सवाल है ना, ये मेरा गलत हुआ है। अगर ये गलत हुआ है तो क्या इससे कोई बेहतरीन तरीका है जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं बैठकर वहां पर कंसेप्ट लगाऊंगा कि अच्छा ऐसे करते हैं तो शॉर्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो मेरा अपना कॉल था। उसी तरीके से जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको बैठकर एनालाइज करो कि मेरा जीएस गलत हुआ है तो अगली बार जीएस पे ध्यान देना है, मैथ गलत हुआ है तो ये ध्यान देना है, कोई सवाल गलत होता है तो उसको बार बार फोकस करो, क्या मैंने इसको पढ़ा नहीं था, और अगर पढ़ा था तो कमी कहां पर थी, मेरे को स्क्वायर नहीं आता, क्यूब नहीं आता, मेरा कैलकुलेशन वीक है। जितने भी कमियां आती है ना, सबको एक पन्ने पर नोट करो तुरंत। मैं बोल रहा हूं नोट करो तो नोट करो, सीधी सी बात है। मॉक टेस्ट दिया, अपने कमियों को नोट करो, और नोट करने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करो। सफलता का इकलौता यही मूल मंत्र है। पढ़ाई हर कोई करता है, पूरा किताब हर कोई करता है। भारत में अकेले आप नहीं हैं जो रीजनिंग गुरु की किताब लगाते हैं, या जो है किरण की किताब लगाता है, या जो प्रीवियस ईयर लगाता है। ऑलमोस्ट 24 लाख अगर एस्पिरेंट हैं तो 15 लाख तो लगाते ही लगाते हैं। उस 15 लाख में आप ही को क्यों हम इंस्पेक्टर बनाए? एसएससी आपसे ये सवाल कल के दिन पूछेगी, क्या जवाब दोगे? भैया हमने मेहनत की है, हमने समझा है कि मेहनत क्या होता है, हमने जाना है कि कंसेप्ट क्या होते हैं, हमने अपने कमियों के ऊपर काम किया है। जब जब हमारे मॉक में नंबर कम आते थे, हम अपनी कमियों को नोट करते थे और हर चीज पर हम काम करते थे, और तभी ये मुकाम आया है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि 190 तक पहुंचे। 190 लाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये वही ला सकता है जिसने हर पॉइंट पर काम किया हुआ है, जिसने अपनी हर कमियों को सुधारा है, और उसमें से आप बन जाते हैं तो आप भी 190 वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिए, अन्यथा भूल जाइए कि कोई सरकार